वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में एनआरओ केस का आज जो फैसला दिया है, इस पर अब पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान का हुकूमत का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान में सियासी जमातें क्या अदलिया के साथ कोई रिफ्ट पैदा करना चाहेंगी या पाकिस्तान के इस वक्त जो अवाम के लिए जिस तरह के मसाइल पैदा हो चुके हैं उनके खात्मे के लिए कोशिश करेंगी और अदलिया के साथ अपनी रिफ्ट या अपने तनाज़ात को ख़त्म करके अदलिया जो कहती है, कानून जो कहता है, आइन जो कहता है, उसके मुताबिक अमल दरामद करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस शफी मोहम्मदी साहब और मोहम्मद अशरफ समू साहब मौजूद हैं मेरे साथ। जैसा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने पहले बड़ी एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश की, जो मेरा ख्याल हमारे नाज़रीन भी समझ चुके होंगे कि कानून की तशरीह जिस तरह आपने जिस तरह बताया है और इस तरह हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन करती है किसी कानून की, जो कानून बनाया जाता है हुकूमत की तरफ से, उसकी तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अदलिया की जानिब से की जाती है, क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त सूरत-ए-हाल बन चुकी है कि इस कानून को, जो नया कानून तौहीन अदालत का बना है, उसको चैलेंज भी किया जा चुका है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को मुअत्तल कर सकती है? मैं अर्ज करूं जी, एक्ट हो, बिल हो जी, उसमें पार्लियामेंट में कोई भी चीज पेश हो, ऑलरेडी जो एक्ट बने भी जा चुके हैं जिनको कभी चैलेंज नहीं किया गया जी, आज तक जी, हर शख्स, कानून से वाकिफ शख्स उसको अदालत तैयारियां में चैलेंज कर सकता है ये कहकर कि अल्ट्रा वायरस है, ये आइन के खिलाफ है। सही। लिहाजा इनको अगर कोई मकसद हासिल करना था तो पतन मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे। इनके सामने बहुत सारी मिसालें थी, 58(2)B की मिसाल थी जी जी, ज़ियाउल हक ने आइन में तरमीम कर दी कि मुझे इख्तियार है मैं असेंबली को तोड़ दूं। इसाक खान ने उसी आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ हुकूमत को तोड़ा। 11 रुकनी बेंच में से 10 जजों ने फैसला दिया कि उसने गलत इस्तेमाल किया। सही। तशरीह तो फिर भी आइन करेगी। सही। लेकिन एक्ट जो है वो आइन से ओवरराइड नहीं कर सकता, ये ज़हन में रख लीजिए। एक्ट कोई भी हो, आज तक जितने बने हैं, हजारों की तादाद बने, मैं किसी भी एक्ट को चैलेंज कर सकता हूं कि साहब ये आइन से मुतसादिम है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 204 जी और आर्टिकल 2 यानी तौहीन अदालत का कानून और आर्टिकल 2 से ये एक्ट मुतसादिम है मेरी नजर में। और आर्टिकल 25 जो डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत नहीं देता, उससे भी मुतसादिम है। लिहाजा चैलेंज तो किया जा सकता है। अब आया उससे हटकर है या नहीं, तो उसका तरीकेकार एक्ट नहीं था। उसका तरीकेकार ये था कि आर्टिकल 204 के आगे एक शक बढ़ा दी जाती, जिस तरह ज़ियाउल हक ने बढ़ाई कि साहब अदालत, तौहीन अदालत का कानून तो ये है, लेकिन ये कानून का इतलाक उस पर नहीं होगा, तो ये अमेंडमेंट करते आइन के अंदर। सही। 204 के आगे कुछ बढ़ा देते। सही। अब अटॉर्नी जनरल ने क्या मशवरा दिया, वजीर कानून ने क्या मशवरा दिया, इस पे मैं नहीं कह सकता कि खुदा न खास्ता वो उनका कैलिबर कुछ नहीं, या मैं ये कहूँ जी वो खलूस पे नहीं। बार मैं इसलिए कहता हूँ कि वो कैलिबर में भी, खलूस में मुझसे चूंकि बेहतर है, लिहाजा मैं समझता हूँ वो बेहतर ही होंगे। लेकिन जब मैं उस तारीख को देखता हूँ, कानून की तारीख को, मिसाल को तौर सदर के 2 होतों को चैलेंज किया गया। जी। उस वक्त अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब थे जी, उन्हें लाहौर में जाके कोर्ट से कह दिया जी बड़ा अहम पॉइंट है, पिटीशन एडमिट कर ली जाए। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं उसको अपोज करता कि साहब ये पिटीशन मेंटेनेबल कैसे है। अब एक अटॉर्नी जनरल कहता है साहब बड़ा अहम पॉइंट है, इसको एडमिट कर लिया जाए, और उसके बाद उसको डिफेंड भी ना किया जाए। सही। तो फैसला क्या होगा? इसी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सिलसिले में जब पिछली दफा गिलानी को सजा हुई है, तो हमारे अटॉर्नी अनवर हक साहब थे गालिबन, उन्होंने ये कहा जी मुझे तो वजीर आजम की तरफ से जवाब नहीं मिला। कोई ये तुक नहीं थी जवाब। नहीं, आज भी जो हमारे अटॉर्नी जनरल है इरफान कादिर साहब, उन्होंने कहा मुझे जो वजीर आजम ने हिदायत दी थी वो मैंने अदालत को बता दी। तो देखिए जी, वहां तो वहां तो ये था मुझे हिदायत नहीं मिली, मैं क्या कर सकूं, तो आपने डिफेंड ही नहीं किया। तो अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी क्या है? ही रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। इसी तरह एडवोकेट जनरल जो है वो ही रिप्रेजेंट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इनका काम है कि जो कानून उसके सामने उसको चैलेंज करे, उसके साथ मेंटेनेबिलिटी पर या किसी पॉइंट पर भी उसको फेस करें। रिजल्ट जो भी निकलता है, कतई नजर इसके वही रिजल्ट आता जो आ चुका है। लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी को जो सजा दी है, अगर वो उसी चीज को यहां अप्लाई नहीं करते तो पाकिस्तान के अवाम ये कहेंगे साहब इस सुप्रीम कोर्ट को यूसुफ रजा गिलानी से तो बड़ी कोई चिढ़ थी कि उसको निकालना था। सही। मगर राजा परवेज अशरफ से बड़ी हमदर्दी है अंडर दिस एक्ट, इसलिए उसको कहा कि तू बैठा रहे वजीर आज़म। यानी एक डिस्क्रिमिनेशन सी हो जाए। सही। वो ये सबस्टेंटिव लॉ है,
उस सब्सटेंटिव लॉ के तहत अगर पीछे कोई ऑर्डर पास हो चुका है, या तो कोई इंसेंटिव ऑर्डर होता है, जैसे बैंकों को कर्जे होते हैं, इंसेंटिव देते हैं कि जी आपने कर्जा इतना देना, इतना दे दे तो हम आपको माफ करते हैं, वो भी सब्सटेंटिव लॉ होता है, प्रोसीजरल लॉ नहीं होता। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है, ये 204 आर्टिकल जो है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। उसको खत्म करने का तरीका एक्ट, बिल या कोई ऐसी चीज नहीं कि जो रेजोल्यूशन या नोटिफिकेशन किसी भी सूरत में वो उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, इसलिए चैलेंज हो सकता है। समझ साहब ये बताइएगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह अहकामात में ये कहा है कि ये जो हुक्म अहकामात जारी हुए हैं ये वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाएं कि वो बगैर किसी मशवरे के 25 तारीख तक जो है खत लिख दें। अब क्या हुकूमत खत लिखेगी? इस वक्त जो है बॉल हुकूमती कोर्ट में है, क्या हुकूमत खत लिख कर इस सारे मामले को सेटल करने की कोशिश करेगी या एक और वज़ीर-ए-आज़म शहीद करवाएगी? बात यह है कि खत लिखने का मकसद ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सुईज अदालत के सामने पेश करना। तो कोई भी कौम जो होती है अपने मुल्क के सरबराह को किसी और के अदालत में 248 वेरी क्लियर है, उसमें उसको इम्यूनिटी हासिल है, तो वो कैसे उसको करेगी? जहां तक मेरा ख्याल है कि 248 में उसको इम्यूनिटी हासिल है। कोई भी प्रेसिडेंट, जनरल मुशर्रफ उसने 8 साल गवर्नमेंट हुकूमत की, 8 साल वो इलीगल तरीके से बैठा रहा। उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी थी मियां नवाज शरीफ साहब, जो आज बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, कानून और अदलिया और आइन की बात कर रहे हैं बड़ी अफसोस के साथ। तो उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी को इसको उठा के फेंक दिया, सऊदी अरब भेज दिया, 11 साल वहां रहा है, उसको कन्विक्ट किया और 11 साल तक उसने उस सजा को चैलेंज नहीं किया। सऊदी अरब में बैठा रहा, दौरे करता रहा, 11 साल तक उन्होंने कोई एजिटेशन नहीं की, 11 साल तक वो खामोश रहा। उसका कानून और आइन कहां गया था? आज वो कह रहे हैं कि हम उसी शख्स ने 11 साल के बाद यहां पाकिस्तान में आया है, हमारी मोज़ेज़ सुप्रीम कोर्ट ने उसको अक्यूट कर दिया। ये लॉ कोई है? आप मुझे बता दें। हमारे जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, 11 साल के बाद अपील 60 दिन की होती है, 30 दिन की होती है, 11 साल के बाद उसको वो सजा ही माफ होगी। वो किस कानून में हुई? डिस्क्रिमिनेशन है। अगर 11 साल उसको ये रिलीफ मिला है, तो एक शहरी को आर्टिकल 25 में हर शहरी को बराबर हक हासिल है, तो दूसरे को भी जो अपील है वो 11 साल के बाद ही मेंटेनेबल हो जाए, उसको एक्यूट करना चाहिए, उसको रिलीफ मिलना चाहिए, अपील मेंटेनेबल होनी चाहिए। यहाँ टाइम बार्ड की बात नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे अभी जो बातें कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ यहाँ के मियां नवाज शरीफ हो, तहरीक इंसाफ हो, दूसरी जो फोर्सेस हैं वो क्लेम करती हैं हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, लेकिन वो जनरल मुशर्रफ को 8 साल कहाँ गई थी? कोई आवाज नहीं उठी। 11 साल जनरल जिया को क्या था? हमारी अदलिया थी, 7 जजों को कैद कर दिया और 7 जजों का जजमेंट फैसला था, इमरजेंसी लगा दी, उनको कैद कर दिया। तो जब एक फुल बेंच का फैसला था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पहले तो जनरल मुशर्रफ बनता जो एक डिक्टेटर था, तो उस पर कंटेम्प्ट क्यों नहीं प्रोसीड? किसी एक शहरी को क्यों नहीं एहसास हुआ? इमरान खान को क्यों नहीं हुआ? नवाज शरीफ को क्यों नहीं? किसी और आप भी तो कर सकते थे, मुझे आपने क्यों नहीं किया? मुझे पता ये खुद एग्रीड, हमारी खुद अदलिया जो है ना वो विक्टिम है। देखिए हमारी 90% अवाम को तो इतना शऊर ही नहीं है। देखो इनको ये शऊर तो आ जाता है जिन लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 5 साल के लिए आर्टिकल 4 लॉयर बीइंग कानूनदान, आपने क्यों नहीं उसको किया? सर बात ये कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे जब ये 4 साल आर्टिकल 4 है जी, 5 साल एक प्रेसिडेंट को ट्रम्प ऑफिस ऑफ द, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑफिस ऑफ जो प्रेसिडेंट है उसकी 5 साल उसको आर्टिकल 44 में उसको हक हासिल है। वो कहते हैं भाई हट जाए, भाई गलत है सही, अवाम ने उसको मुंतखब किया, पार्लियामेंट ने किया, आप पार्लियामेंट को वोट के जरिए किया, अब पार्लियामेंट को एक्ट बना दिया, बोला ये गलत है, ये हमारे फायदे की नहीं है। और वो जनरल मुशर्रफ ने बनाया वो बहुत सही था, और जनरल जिया ने बनाया वो बहुत सही था, और जो ये हुआ, और ये अपने नवाज शरीफ साहब ने इसको चैलेंज कौन करेगा? सवाल ये नवाज शरीफ साहब ने अदलिया पे हमला कराया, सईद जमा सिद्दीकी साहब जो है वो जूनियर थे, उसको 209 के तहत जुडिशियल कमीशन जो है ना उसको हटा सकती है जुडिशियल काउंसिल, लेकिन उसको इस तरीके से बेइज्जत करके हटाया, उसमें हमला किया, आज भी वो पड़ी हुई है। उस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं था, अभी जो है ना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जमहूरी हुकूमत में, मेरा गैर जमहूरी हुकूमत में कोई नहीं बात करता, जमहूरी हुकूमत। मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको आज की जो अब तक की जो प्रोसीडिंग हो चुकी है हमारे इस प्रोग्राम
में भी जो गुफ्तगू हुई है इस पर भी बात करेंगे, और ब्रेक के बाद मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिस तरह मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे वादा किया था कि मैं बर्मा की कुछ लेटेस्ट फुटेज जो है वो आपको बहुत ही जो खतरनाक किस्म की फुटेज है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो तो आज शायद ना दिखा सकूं, लेकिन उसका एक मंजर जरूर आपको दिखाऊंगा कि बर्मा में क्या हो रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम कैसे जारी है। और चूंकि आज पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा अपसेट था जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, उसके बाद फिर चूंकि मुझे प्रोग्राम आज इस टॉपिक पे करना पड़ गया, वरना मेरा आज का प्रोग्राम सिर्फ बर्मा के उन शहीद मुसलमानों के लिए था। मैं कोशिश करूंगा कि अपने आइंदा प्रोग्राम में वो कर सकूं। यहां पर लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।